जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो है वो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज पूरी चीजों को डिटेल में कवर कर रहे हैं। और ये सीरीज अगर आपने एंड तक देख ली तो आपको किसी भी प्रकार से लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एडवांस बुक या लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो फटाक से लाइक का बटन हिट कर दो और चेक करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये लेक्चर जो है वो देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, कमलाक्ष झा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से जो है वो देखना शुरू करो, उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। तो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में, वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और घंटों तक अगर आप बैठकर पढ़ना चाहते हो बिना किसी रुकावट के, और बिल्कुल फोकस अपना स्ट्रांग करना चाहते हो, अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है बताऊंगा कि आप क्या चीज फॉलो करो, जिससे कि आपकी मेमोरी जो है वो काफी अच्छी होगी। चलिए, ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा इंडेक्स है। जैसे कि हमने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब टॉपिक्स में जो है वो कवर करवाते हुए पूरा बनाया है। ये आपको हेल्प करेगा आपके रिवीजन के दौरान। जैसे मैं अक्सर आपको जो है बता चुका हूँ, इंटर स्टेट काउंसिल हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें, यानी कि देखो हर एक चीज आ रही है, आपके इंडेक्स से ही पता लग जाएगा हम क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो अप करने वाले हैं। तो चलो, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो टॉपिक को अपने स्टार्ट जो है वो करते हैं। तो इंटर स्टेट रिलेशन, तो देखो यार, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है। जब तक आपको किसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के बारे में ना पता हो, तब तक ऑब्वियस ही बात है कि टॉपिक जो है वो ढंग से समझ में आएगा ही नहीं। यस, तो चलो। तो भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन और लीगल हार्मनी बनाना मेन ऑब्जेक्टिव था, इस चीज को शामिल करने का कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि देखो, मेनली अभी तक आपने देख लिया लास्ट लेक्चर में कि सेवन शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, करेक्ट। उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसका भी आपको आइडिया लग चुका है। अब राज्यों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, जिससे कि आपस में डिस्प्यूट्स ना हो, और अगर डिस्प्यूट्स होते भी हैं तो वो इजीली रिजॉल्व हो जाए। राइट, तो इस पर्पज से इंटर स्टेट रिलेशन भी समझना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 131, आर्टिकल 262, आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 और आर्टिकल 263। आर्टिकल 131 क्या कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। यानी कि ये क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर किसी भी राज्यों के बीच, यानी कि दो राज्य या दो से ज्यादा राज्यों के बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको रिजॉल्व करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रिजॉल्व करेगी। ये आर्टिकल 131 में आता है, यानी कि मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए बताया हुआ है कि आपस में स्टेट के बीच में कोई भी मुद्दा हो तो उसको सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 262 जो है वो किसकी जानकारी देता है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि अगर किसी प्रकार का नदी के पानी की शेयरिंग से रिलेटेड या किसी प्रकार का इशू आता है नदी के पानी से रिलेटेड, तो आर्टिकल 262 उससे रिलेटेड जानकारी देता है। आर्टिकल 301 से 307 में जो है वो ट्रेड और कॉमर्स के प्रोविजन लिखे हुए हैं, व्यापार करने के, इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि आपस में राज्यों के बीच में व्यापार कैसे होगा, राइट, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। आर्टिकल 263 के अंदर यह कहा गया कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, जिससे कि राज्यों के बीच में कॉपरेशन हो, एक अलग से सेपरेट काउंसिल बना दिया जाए जो एक स्पेसिफिक मुद्दे को जो है वो डील करे। राइट, तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए है आपस में स्टेट्स के बीच में। तो ये सब चीजें आपको पुराने लेक्चर्स में भी सेम आपने पढ़ी होगी, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया जो है वो मिल गया होगा। राइट, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है कि कैसे इंटर स्टेट रिलेशंस को मैनेज करना है। राइट, तो ट्राइब्यूनल्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है ना, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। काउंसिल जो होती है वो एडवाइजरी बॉडी होती है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन के लिए होती है। ये बॉडी इसलिए बनाई जाती है कि आपस में स्टेट की अथॉरिटीज बैठे, अलग अलग राज्यों की अथॉरिटीज, और वो कॉमन मुद्दे को डील करें बातचीत करके। फिर जोनल काउंसिल्स ऐसी जो है वो तैयार की जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ कानून जो है वो तैयार किए जाते हैं लीगल चीजों को मेंटेन रखने के लिए, कि जिससे कि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर ट्रेड और कॉमर्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आर्टिकल 262 से रिलेटेड एग्जामिनेशन में। तो आर्टिकल 262 जो है वो किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो ये याद रखना, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में अक्सर आती है गाइस। तो पानी का मुद्दा जो है वो हमारे फेडरल सेटअप का सबसे बड़ा बड़ा कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है,
जो मान के चलो सदियों से चला आ रहा है, पानी को लेकर लड़ाइयां। जैसे अगर अपन बात करें कावेरी नदी, कावेरी नदी से रिलेटेड लड़ाइयां जो है हम लोग को देखने को मिलती है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में होती है। ये याद रखना है आपको, ये चीज प्रीलिम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। कृष्णा नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच में होता है। गोदावरी नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बीच में देखने को मिलता है। रावी नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग नदियों के डिस्प्यूट्स है जो आपको याद करना है। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपको इन डिस्प्यूट्स को जो है वो पूरी तरह से याद करना है, यानी कि सिर्फ इन चार चार नदियों के डिस्प्यूट्स को याद करो। और जो भी करंट अफेयर्स में आ रहे हैं तो उसको जो है वो देखते रहना, अगर कोई डिस्प्यूट जो है वो आता है तो। बाकी इन चार के तो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन सी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है और कौन सी नदियों का डिस्प्यूट चल रहा है। तो आर्टिकल 262 262 जो है वो इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो ट्राइब्यूनल बना सकती है। ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है पानी से रिलेटेड मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये जो है वो बनाया है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसके थ्रू कोर्ट्स बनाई जाती हैं जो कि इस प्रकार के मुद्दों को जो है वो रिजॉल्व करें। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। राइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूड किया जाता है वाटर डिस्प्यूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना भी और ध्यान भी रखना। अक्सर फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत पार्लियामेंट ने एक कोर्ट बनाई, ठीक है। मतलब जैसे आते हैं ना, आपने देखा होगा कि एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं, या दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। राइट, तो ऐसे आता है। तो पहले स्टेटमेंट में पार्लियामेंट के पास पावर है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत ट्राइब्यूनल बनाने की, कोर्ट बनाने की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इस कोर्ट ने, यानी कि वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो कोर्ट बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, इस कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो उसके फैसले के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है क्या। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो स्टेटमेंट होगा नहीं, मतलब आंसर होगा नहीं, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के बाहर, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, ऑब्वियस ही बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही हुआ है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई चीज छेड़ेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो हस्तक्षेप करेगी। बट अगर ऐसी कोई बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज नहीं है, और ये जो ट्राइब्यूनल जो बनाई गई है पानी के मुद्दे को रिजॉल्व करने की, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स स्टेट और वाई स्टेट के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है, उससे रिलेटेड ये कोर्ट बनाई गई। कोर्ट ने बोला कि भाई एक्स स्टेट को इतना फलाना पानी दो, वाई स्टेट को इतना फलाना पानी दो, है ना। तो इसके ऑर्डर को आप कहीं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ले आकर चैलेंज नहीं कर सकते, इसके ऑर्डर फुल एंड फाइनल होते हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है, समझे आप। बट आज की डेट में प्रॉब्लम्स भी हैं, डिसीजन लेने में जो है वो डिले होता है, कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं स्टेट्स के बीच में, है ना, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है स्टेट पार्टीज के द्वारा। क्लाइमेट चेंज के चक्कर में पानी की समस्या ऑलरेडी जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर कई बार कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया जाता है बट उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो ये सब प्रॉब्लम्स आज की डेट में बहुत ज्यादा है पानी के मुद्दे को रिजॉल्व करने की। तो ये फैक्ट्स बस आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्या इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट को रिफॉर्म करने की जरूरत है? आपका क्या सजेशन है, क्या उसमें सुधार लाना चाहिए? यस, क्योंकि ये मुद्दों को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही है जल्दी से जल्दी। बहुत समय, सदियों पुराने टाइम से जो है वो मुद्दे जो है वो चले आ रहे हैं जो अभी तक जो है वो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं गाइस। आइए आर्टिकल 263 को हम समझेंगे अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में पता लग गया ना आपको कि आपस में स्टेट्स के बीच में पानी से रिलेटेड मुद्दे को आर्टिकल 262 जो है वो डील करता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 263। अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहें तो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। ये बेसिकली जैसे आपस में कोई स्टेट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स हैं, उनका कोई कॉमन मुद्दा है। राइट, कॉमन मुद्दा जो है वो कुछ भी हो सकता है कि इन लोग को मिलकर जो है वो अब गरीबी खत्म करनी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गरीबी खत्म करने का कॉमन मुद्दा। तो इसके लिए इन लोग जो है वो एक काउंसिल बना देंगे जो पूरी इंक्वायरी करेगी, फिर एडवाइस जो है वो देगी कि भाई क्या करो कैसे करो। राइट, उस चीज में, यानी कि कोई भी मुद्दा एक बड़ा हो सकता है आपस में, स्टेट्स का कॉमन मुद्दा कुछ भी। फिर ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में कॉमन इंटरेस्ट को, कि कहीं दोनों के इंटरेस्ट कॉमन होंगे तो साथ में टेबल में बैठ जाएंगे और बैठकर जो है वो डिस्कशन करेंगे और
प्रोडक्टिविटी पर काम करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए होता है बेसिकली, कि आपस में स्टेट सेंटर या स्टेट स्टेट जो है वो कोऑर्डिनेट करें। फिर ये रिकमेंडेशन करते हैं कि बेहतर पॉलिसीज बनाओ, फिर एक्शंस लो, राइट, इस चीज का। समझे आप? तो आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, 262 इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने से रिलेटेड है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो सरकारिया कमीशन, सर आज की डेट में इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनाई गई है सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो 1990 में जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। अब ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी कि अगर इंटर स्टेट रिवर और सॉरी इंटर स्टेट काउंसिल्स कोई भी डेवलप की जाती है, तो उसके चेयरपर्सन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे। सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होते हैं। फिर यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर, और 6 यूनियन मिनिस्टर जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा ये लोगों को मिलाकर जो है वो एक काउंसिल बनती है, जो अभी स्टैब्लिश है सिंस 1990, राइट। तो ये हम लोग को देखने को जो वेरियस मुद्दे पर इसकी मीटिंग वगैरह कंडक्ट होती है, और ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकती है उसको, अ, उसका पालन करना ना करना ये पर्टिकुलर राज्यों के हाथ में या पार्लियामेंट के हाथ में है, या सेंटर के हाथ में, आप ऐसे कह सकते हो, है ना। अब इसमें चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है कि इसकी मीटिंग प्रॉपर टाइम पर जो है वो होती नहीं है ना। मेजर डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व नहीं कर पाती, और इसके रिकमेंडेशन को जो है वो इग्नोर किया जाता है। दीज आर द चैलेंजेस। तो ये ऐसा अपना आर्टिकल 263 भी कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं था इसमें खास, इंटर स्टेट काउंसिल्स का टॉपिक, है ना। अब आता है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 261, इंडिया में स्टेट के कानून, जजमेंट्स और रिकॉर्ड्स को दूसरी स्टेट में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। आर्टिकल 261 यही कहेगा कि अगर किसी एक स्टेट के कोई कानून है, जजमेंट्स है या रिकॉर्ड्स हैं, तो वो दूसरी स्टेट में भी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। इसका क्लॉज 1 कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट टू ऑल पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब सिंपली सी चीज ये बोल रहा है कि भाई जितने भी कानून बन रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी यानी कि हाई कोर्ट या उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग है, एक स्टेट से अगर रिलीज हो रही है तो दूसरी स्टेट भी उसको पालन करेगी। पालन मतलब रिस्पेक्ट करेगी कि हाँ यार ये चीज है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अवॉइड कर दिया जाए, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, और डिफरेंसेस होंगे तो ऑब्वियस बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो बैठी हुई है ना उसको रिजॉल्व करने के लिए। पार्लियामेंट जो है वो कैन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ प्रूफ एंड इफेक्ट ऑफ सच एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। सिंपली पार्लियामेंट डिफाइन करती है कि क्या प्रूव होंगे और क्या इसके इफेक्ट होंगे। क्लॉज 3 कहता है सिविल कोर्ट का डिसीजन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वैलिड रहेगा, राइट। तो ये चीज है, तो ये किसके लिए है? यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि लीगली जितनी भी चीजें हो रही है, जितने भी कानून बन रहे हैं अक्रॉस स्टेट, अलग अलग राज्यों में, वो पूरी तरह से जो है वो मान्य हो पूरे इंडिया में। तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए इसको किया गया है, 261 को डाला गया है। स्मूथ जुडिशियल कॉपरेशन हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे पास ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है, और सबसे ऊपर मेन नेशनल लेवल पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। तो अगर ऑब्वियस ही बात है कि अलग अलग स्टेट में अगर कानून जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहे, यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं रही, राइट, और एक स्टेट दूसरी स्टेट के कानून को रिकॉग्नाइज अगर नहीं करेगा, तो मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मामला कॉम्प्लेक्स ना हो, कोऑर्डिनेशन बना रहे आपस में स्टेट्स के बीच में, इसलिए ये चीज बनाई गई है। और रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है। रूल ऑफ लॉ को तो भाई बिल्कुल मान्य करना पड़ेगा, कानून के समक्ष जो है वो सब एक समान है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट है, राइट, या दिल्ली सिविल कोर्ट, इसने कोई जजमेंट दिया, तो मुंबई में उसको वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली ने ये जजमेंट दे दिया तो हम नहीं मानेंगे, भाई ऐसा नहीं होगा, उसको माना जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, व्यापार, आपस में राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 301 से 307 में पूरी चीजें लिखी हुई हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सुनो ध्यान से। आर्टिकल, और इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी पता है कि आपको जो है वो हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, तो आपको इसकी पूरी पीडीएफ का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और बस आपको इसको रिवाइज करना है। आर्टिकल 301 जो है वो क्या इंश्योर करता है? ट्रेड फ्रीडम अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपस में ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। जैसे अपन कोरियर मंगाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेड ही तो है ही, और क्या है। आप एक जगह से दूसरी जगह सामान मंगा सकते हो, अमेजोन से सामान आप मंगाते हो, ऑर्डर करते हो, तो वो दिल्ली से आ रहा है, तो कभी अहमदाबाद से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है, ऑल ओवर द स्टेट, है ना। तो ट्रेड कितना स्मूथ है। पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है 302 के तहत, अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कुछ, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 303, इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी प्रकार का टैक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा,
राइट। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा टैक्सेस में आपस में स्टेट्स के बीच में, इमरजेंसी को छोड़कर। आर्टिकल 304 कहता है कि स्टेट्स रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बट उसके लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। राइट। अगर स्टेट को लगेगा कि हाँ यार कोई ट्रेड जो हो रहा है तो वो सही नहीं है उनके लिए, तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अप्रूवल से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आर्टिकल 307 ये कहता है कि पार्लियामेंट स्टैब्लिश करेगी एक अथॉरिटी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि पूरी तरह से स्मूथ चीजें चल रही है कि नहीं चल रही, इसलिए एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एलोकेट किया जाएगा। अब कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इंटर स्टेट ट्रेड के बीच में, जैसे कि अलग अलग टैक्सेस को रहे हो वेरीफाई करना। राइट। ये पहले होता था, अब जीएसटी के बाद तो पूरी चीजें इजी हो गई हैं। फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को होता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन के कारण डिले हो जाता है चेक पोस्ट वगैरह में। आपको पता है कि कई बार तो दिनों दिनों तक ट्रक जो है वो चेक पोस्ट पे खड़े रहते हैं, है ना। फिर बॉर्डर चेक वही सेम चीज, ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है कई बार। ये चीज तो सोल्यूशन यही है। अब तो इंटीग्रेटेड जीएसटी आ ही चुका है, राइट। और ई वे बिल रियल टाइम ट्रैक जो है वो करो आप, ठीक है। टैक्स इवेजन इससे रिड्यूस जो है वो होता है। तो ये हमने जाना। अब आते हैं जोनल काउंसिल के ऊपर। तो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यानी कि जोनल काउंसिल के बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत स्टैब्लिश किया गया, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जोनल काउंसिल का जिक्र कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कानून के तहत इसको बनाया गया, ये फैक्ट ध्यान में रखना। इंटर स्टेट काउंसिल देखा आपने, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का काउंसिल वो आपने देखा, राइट। आर्टिकल 262 263 हमने पढ़ा ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल्स, बट ये जोनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसको इस कानून के तहत बनाया गया है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि बताओ, आप बताओ चलो इसका आंसर, कि तीन ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल, इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और किस आर्टिकल के तहत आती है, वो दोनों लिखकर बता दो। तो आप देख रहे हो कि जोनल काउंसिल किसी आर्टिकल के अंडर नहीं है, इस कानून के तहत आ रही है, तो इसलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। अलग अलग प्रकार के जोनल काउंसिल है, नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। नॉर्थ काउंसिल में जो है वो, नॉर्थ जोनल काउंसिल में आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव। सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी। आप किस जोनल काउंसिल से बिलोंग करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कि आपका जोनल काउंसिल कौन सा है। जोनल काउंसिल में चेयरमैन जो होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इसके मेंबर जो होंगे वो चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्टिव जोन्स के। राइट। अलग अलग जोन के अलग अलग जोनल काउंसिल है, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ उसी जोन के चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे जिस जोन का वो काउंसिल है। 5 जोनल काउंसिल है ना, ये हमने देखा। तो कितने टोटल जोनल काउंसिल, ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, 5। इसमें वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर होते हैं, जोन के जो चेंज होते रहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वही सेम चीज जो इंटर स्टेट काउंसिल का है, वही सेम चीज इनका है कि ये मुद्दे को जो है वो डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। स्पेशली इनके अंदर सोशल प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, राइट। एडवाइस देते हैं ये सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, लिंग्विस्टिक कंसर्न को लेकर, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो बेटर गवर्नेंस, बेटर शासन के लिए इसका उपयोग जो है वो होता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को इनफॉर्मल तरीके से जो है रिजॉल्व करते हैं, बातचीत करके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेट करने का जो है वो काम करते हैं। तो ये चीज हमने जो है वो देखी इंटर जोनल काउंसिल की, राइट, ठीक है। तो इंटर स्टेट रिलेशंस गाइस भारत के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेसिक आधार, आप कह सकते हो मूल आधार है, बेसिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंटर स्टेट रिलेशंस। ऑब्वियस सी बात है। वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स आता है, जोनल काउंसिल आते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स आते हैं। ट्रेड प्रोविजंस भी हमने जो है वो उसमें देखे कि आपस में ट्रेड करने के लिए क्या प्रोविजंस है। तो ये सब टूल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन और यूनिटी को जो है बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। टाइम पर जो है वो जजमेंट्स आए, प्रॉपर जजमेंट्स को जो है वो फॉलो जो है वो किया जाए, राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप, चलो, मेंस का क्वेश्चन है 120 वर्ड्स का। डिस्कस द रोल डिस्कस द रोल डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
and statutory mechanism in promoting interstate coordination in India. In promoting interstate coordination in India. Discuss the role of constitutional and statutory mechanism in promoting in promoting in promoting discuss the role of constitutional and statutory mechanism in promoting interstate coordination in India. Highlight the challenges and suggest reforms. Highlight the challenges and suggest reforms. Highlight the challenges and suggest reforms. 250 words. 250 words. ठीक है, तो बस ये इतना ही था गाइस टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और ये देखो आप, ये मैं चाहता हूं अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ये ब्रेन पावर कैप्सूल जो है मंगवा लो। इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए की है, जिसमें आपको 60 कैप्सूल्स मिलेंगी। स्टार्टिंग के 2 महीने जो है वो दो दो कैप्सूल्स खाओ। इससे आप देखना कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, घंटों तक पढ़ पाओगे, राइट। आपका फोकस बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, ज्यादा देर तक चीजों को याद रखोगे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है गाइस, अमेरिका का प्रीमियम क्वालिटी के लिए इंपोर्ट जो है वो किया गया है, और काफी अच्छा, इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार है। तो इसको आप जरूर लो। एटलीस्ट मेरे कहने पर 15 दिन जो है वो आप लो, आपको खुद ब खुद बेनिफिट जो है वो दिखाई देगा। फिर इसके बाद फिर एक डब्बा और कैप्सूल का 1 महीने चलाना। फिर क्या करना, फिर एक डब्बा आएगा जिसके अंदर 60 कैप्सूल्स होंगी, वो हर एक दिन खाना, यानी कि दो की जगह एक कर देना, तो आपकी एक कैप्सूल 2 महीने चलेंगी। तो ये ट्राई करो, आपको बहुत बेनिफिट जो है मिलेगा। फिर उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर एक मंगाना, जिसको आप ऑल्टरनेटिव डेज जो है वो खाते रहना, या MWF जो है वो खाते रहो, तो वो और लंबा जो है वो चलती रहेगी। तो इससे क्या रहेगा, ये आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा। काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 को बहुत शानदार तरीके से मिक्स किया गया है, और इससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। चलो, तो ये मुझे आपको बताना था। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।